नमस्कार साथियों, पुनः आप लोग के सामने आज एक बहुत ही सुंदर क्लास के लेने जा रहे हैं। और इस क्लास में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आज जो क्लास होगी संपूर्ण इतिहास का इंट्रोडक्शन होगी। तो आज यदि हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो थोड़ा रुकना पड़ेगा इस वीडियो पे, थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर होगी, लेकिन यह वीडियो आपके जीवन को बदलने के वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरा आपसे वीडियो के शुरू में मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि आज आप इस वीडियो को यदि वास्तविकता में किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं या नहीं भी करते हैं, यदि आप एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, एक आपको ये चीज़ की एहसास है तो मुझे भारत के इतिहास के बारे में ही एक जानकारी होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको अगले 1 घंटा के अंदर काफ़ी डिटेल्स चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो आप से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखेंगे। 1 मिनट, थोड़ा इसको चलिए। तो आइए हम लोग बिना समय के व्यतीत करते हुए, जैसा कि मैं पिछले क्लास में इतिहास के बारे में आज हम लोग को जानेंगे। तो सबसे पहले इतिहास का परिचय और संपूर्ण इतिहास की बात करूंगा। भारत का संपूर्ण इतिहास का मैं परिचय बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप थोड़ा इस बात को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए, संपूर्ण इतिहास का परिचय जब मैं बता रहा हूँ तो उसको देखना है। परिचय होता है क्योंकि जब किसी इंसान का जब हम परिचय लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो 2 मिनट के अंदर पूरे इस व्यक्ति के बारे में हम लोग निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उस व्यक्ति है कैसा, क्या भूतकाल में क्या किया है, अभी वर्तमान में क्या कर रही है और भविष्य में भी क्या करेगा, इसके इंट्रोडक्शन से पता चल जाती है। उसी तरह से हम लोग अगले 1 घंटा में संपूर्ण भारत का जो इतिहास बताने जा रहे हैं, इस इतिहास को आप सुनने से, देखने से, समझने से आप हमारे भारत के लगभग 30 लाख साल से लेकर वर्तमान इतिहास तक, वर्तमान स्थिति तक पूरे संपूर्ण भारत का इतिहास आप समझ जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ही मायने रखती है। तो आइए क्या है सो देखेंगे। तो देखिए, जहाँ तक बहुत से इतिहासकार ने अपना अलग अलग मत रखा है, तो हमारे भारत का इतिहास का जो साक्ष्य मिला है वो 30 लाख साल बीसी से स्टार्ट माना गया है। 30 लाख बीसी मतलब बहुत मायने रखता है। जब कहा जाए पृथ्वी पर मानव का उद्भव हो रही थी, विकास हो रहा था, मनुष्य अपने एक कालक्रम की ओर बढ़ रहा था, मनुष्य अपना विकसित अवस्था में आने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सा इतिहासकार ने, बहुत सा बुक ने अलग अलग अपने इतिहास को स्टार्टिंग करने का पैमाना रखा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 30 लाख बीसी से, और 30 लाख बीसी से चलते चलते हमारे पास 10,000 बीसी तक को एक समय दिया गया है। इस समय को हम लोग एक पाषाण काल के रूप में जानते हैं। सुने होंगे पाषाण काल। तो पाषाण काल जो है मानव का या भारत का एक पहला स्टेज था, और इसी काल में मानव एक विकसित अवस्था में आने की कोशिश कर रहा था। नाम ही है पाषाण का जो अर्थ होता है दोस्तों, फ्रेंड्स, साथियों, वो होता है पत्थर। एकदम गौर से सुनेंगे, पत्थर। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर। तो उस समय मानव जो है, इस काल में लगभग 30 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी के बीच में मानव जो है एक प्रकार की पत्थर पे अनुभव था, यानी पत्थर के ही इसका औजार हुआ करता था। पत्थर, पर्वत, पहाड़ में ही अपना गुफा बना के रहता था, पत्थर को ही घिस के आग का आविष्कार करता है। तो कहा जा सकता है इसलिए पाषाण काल एक पत्थर का काल था, और यह इसका जो पैमाना है 30 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी। और उसको हम लोग अध्ययन करने के लिए, पाषाण काल को अध्ययन करने के लिए, सभी को आप लोग नोट करते जाएंगे मेरे साथ,
तभी जाके इस वीडियो का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ आप उतारते भी जाइएगा, क्योंकि एक प्रॉपर नोट बनाइएगा। मैं आप लोग को संपूर्ण जो भी सामान्य अध्ययन है उसका तैयारी कराने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में इतिहास है, क्योंकि इतिहास को बच्चे लोग रटने का काम करता है, लेकिन हम लोग इसको समझने का भी काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पाषाण काल को हम लोग क्या किए, इसको बहुत सारे इतिहासकार ने 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया था 30 काल में पाषाण काल को। तो पाषाण काल का जो पैमाना है वो 3 काल में इसको बांटा गया। सबसे पहला जो है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का मतलब होता है बहुत पुराना। पूरा मतलब होता है पुराना, तो बहुत पुराना, जहाँ मानव असभ्य माना जाए। मानव उस समय कच्चा मांस का उपयोग करता था, निर्वस्त्र रहता था और वस्त्र के रूप में किसी पेड़ पौधा या जानवर का खाल को यूज करता था। उस समय असभ्य था, तो वह पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और पूरा पाषाण काल को जैसे 30 लाख साल बीसी से 10,000 बीसी के बीच में कंसीडर किया गया है, तो पूरा पाषाण काल को हम लोग इसी 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी में जो कैटेगराइजेशन किया गया है, तो यहाँ पर 30 लाख बीसी से लगभग 1 लाख बीसी के समय को पूरा पाषाण कहा गया है। हम लोग इसके बारे में डिटेल्स काफ़ी पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल की खोज किसने किया, इसमें क्या मानव का क्या खोज किया गया था, क्या बातें हुई थी, जो भी प्रश्न बनेगा वो काफ़ी डिटेल्स होगी। उसके बारे में 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा इस पे हम लोग लेक्चर करेंगे। ये तो मेरा अगला सब्जेक्ट है। मैं आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ अध्ययन की परिचय देने जा रहा हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा अभी कोशिश नहीं करना है। दूसरा जो हो गया है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण के बाद आदमी जो थोड़ा थोड़ा विकास जब कर जाती है तो उसे मध्य पाषाण कहा जाता है। और यहाँ 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक इस टाइम को माना गया। इस काल में मानव थोड़ा पूरा पाषाण से थोड़ा विकसित अवस्था में आया है, और पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में जब आया तो मानव में थोड़ा विकास होना शुरू हुआ, समझना शुरू हुआ। और इसके बाद लास्ट में जब आती है तो वो पूरा पाषाण काल को एक कहा गया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, जहाँ पे कृषि वगैरह का कुछ साक्ष्य मिल जाता है। लोगों का जो पशुपालन से जो शिकार करता था जानवरों का, वो शिकार से कृषि करने के ओर अग्रसित हुआ। यहाँ पर पशु को पालने का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी क्रम में हम सुने होंगे जो पहला जानवर था जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया था वो कुत्ता था। तो ये सब इसी काल में हुआ है। आग का खोज हुआ है, पहिए का निर्माण हुआ है, पहिए का खोज हुआ। तो नवपाषाण काल को जो बांटा गया है वो 40,000 बीसी से लेके लगभग 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक का उसका समय को इंडिकेटर किया गया था। दोस्तों, साथियों एंड फ्रेंड्स, हम लोग आशा करते हैं पाषाण काल को अपने 30 और इसके बारे में बार बार कह रहा हूँ इस क्लास में, इसके बारे में बहुत ही अच्छा क्लास बनेगी। हम एक एक करके पढ़ाएंगे। आज मेरा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात हो रही थी। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट की जो बात करना है, तो देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे तो 10,000 बीसी से लेके अगला जो चलेगा वो अब आ जाएगा मेरा, सुने होंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। इसका बहुत सा नाम है। इसको मेलुआ सभ्यता भी कहा गया है। मेलुआ सभ्यता, इस सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता का जब धीरे धीरे अग्रसर हुआ तब जाके 10,000 बीसी से तो नहीं, बहुत सारे इतिहासकार ने इसका अलग अलग टाइम इसको माना है। तो लेकिन सभी इतिहासकार की बातों को एक सर्वमान्य होनी चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक प्रकार का जो टाइमिंग लिया गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक मान के चलते हैं, उसको सर्वमान्य याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो समय था बहुत सा बुक ने अलग अलग लिखा, लेकिन सर्वमान्य की बात करें तो याद रखिएगा 2350 बीसी से लेकर 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना गया है। लगभग मोटा मोटी देख लिया जाए
तो इस बीच में जो घटना घटा 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में, वो था एक हड़प्पा सभ्यता या से सिंधु घाटी सभ्यता, इसे मेलुआ सभ्यता का था। ये क्या था, इस पर भी अच्छा खासा 3-4 घंटा का लेक्चर होती है। और यदि सवाल उठाया जाता है तो कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से उठा जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से उठा जाता है। 100% है, जब आप कभी क्वेश्चन में देखेंगे तो 1 मार्क्स आपको यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। और पक्का है किसी भी एग्जाम में, चाहे आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार SSC का दे रहे हैं, बिहार दरोगा का दे रहे हैं, या बिहार टीचर BPSC या BPSC TRE और अन्य कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, तो देखिएगा हड़प्पा सभ्यता में मोटा मोटी एक क्वेश्चन जरूर लेता है। तो ये क्वेश्चन जो ज़्यादा चांस बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी लिया जाता है, तो आपका एक क्वेश्चन इस कैटेगरी से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और ये इसको मैं काफ़ी डिटेल से मानचित्र से हम इसको समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता क्यों सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, क्यों मेलुआ सभ्यता पड़ा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, इसकी पश्चिमी बिंदु क्या था, दक्षिणी बिंदु क्या था, उसको मानचित्र से हम लोग समझेंगे। अभी आप समझ जाइएगा, पाषाण काल के बाद भारत में जो सभ्यता आई वो हड़प्पा सभ्यता आई। और हड़प्पा सभ्यता फिर लास्ट में ये विनाश हो जाती है। कैसे विनाश होती है, तो फिर यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है, तो हम लोग इसको वहाँ डिटेल्स पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, सभी बच्चे थोड़ा इसको नोट करते जाएंगे क्योंकि आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारा जो अगला सभ्यता आएगी, वो आगे सभ्यता है क्या, जब हमारा हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाती है लगभग, तो यहाँ पर 200 साल, लगभग 200 या 250 साल का गैप हो जाता है, 250 साल का गैप हो जाता है। गैप होने के बाद यहाँ से स्टार्ट लिखेंगे 1500 BC, 1500 BC से लेके याद रखेंगे 600 BC, 1500 BC से लेके 600 BC याद रखेंगे, लगभग 900 साल। ये यहाँ 900 साल की कहानी पढ़ेंगे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ याद रखेंगे 1500 BC से लेके 600 BC, एकदम हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जहाँ भारत की स्वतंत्रता हुई थी 1947, या भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुई थी, वहाँ तक हम आज डिटेल्स बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो में बना रहिए, और यदि आप समय थोड़ा कम है तो उसको कट के आज कुछ देख लीजिए, फिर कुछ दिन देख लीजिए, लेकिन देखिए, भागिए मत। यदि संपूर्ण इतिहास के वास्तविक में आपको उससे जानना चाहते हैं तो आप देखिए, सुनिए, तभी जाके कुछ प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग 1500 BC से लेके 600 BC, लगभग मोटा मोटी 900 साल की घटना है, उसको हम लोग कहते हैं वैदिक काल। यहाँ पर कहा जाता है आर्यों का आगमन होता है। आर्य लोग, जैसे बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं आर्य लोग मूल निवासी थे भारत के, बहुत सारे लोग कहे सो मध्य एशिया से आया गया, कुछ इतिहासकार कहता है तिब्बत से आया हुआ है। तो अलग बात है क्या किसका मत है और सर्वमान्य मत क्या होता है, मैं इस चैप्टर को जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, मेरा पहला पाषाण काल के बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, और हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 BC से लेके 600 BC के बीच में हो जाती है वैदिक सभ्यता। याद रखेंगे वैदिक सभ्यता। फिर हम लोग क्या करेंगे, वैदिक सभ्यता को 2 भाग में इसको हम डिवाइड करेंगे। याद रखेंगे 2 भाग में इसको डिवाइड करेंगे वैदिक सभ्यता को। एक को कहा गया पूर्व वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता, या इसी को हम कहते हैं ऋग वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, जिसका जो समय होती है 1500 BC से लेके 1000 BC, लगभग मोटा मोटी 500 साल की कहानी। फिर से सुनिए, वैदिक सभ्यता को जो इसका जो वैदिक सभ्यता, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए वैदिक सभ्यता का कालखंड क्या था, तो आप आंख बंद के कहेंगे 1500 BC से लेकर 600 BC। वैदिक सभ्यता को कितने भाग में बांटा गया, तो 2 भाग में, पूर्व वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। और ये ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का यदि हमसे समय पूछा जाए तो कहिएगा 1500 BC से लेकर 1000 BC, जो लगभग 500 साल। इसी काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ था। हम जानते हैं भारत का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है, भारत का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। तो ऋग्वेद का जो निर्माण हुआ था वो ऋग्वैदिक काल में हुआ था या पूर्व वैदिक काल में हुआ था, जिसका टाइमिंग यहाँ था। और इसी वैदिक काल को जो दूसरा भाग डिवाइड किया गया है उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर मतलब होता है बाद, याद रखेंगे
तो उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो समय था, काल था, वो आपको 1000 BC से लेके 600 BC तक, मतलब मोटा मोटी 400 साल तक ये कहानी चली थी। इसी काल में भारत में जो हम इस प्रकार जानते हैं, भारत में कुल 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का निर्माण तो हुआ था पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल में, जिससे 3 वेद मैंने बताया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसका जो निर्माण हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और हम जब डिटेल्स बात करेंगे तो चारों वेद के बारे में जानकारी लेंगे। उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसा था, सांस्कृतिक स्थिति कैसा था, सारा चीज़ को हम काफ़ी डिटेल्स में बताएंगे। हर एक वेद के बारे में बताएंगे। महिलाओं की स्थिति क्या थी, पुरुषों का स्थिति क्या थी, वहाँ की राज व्यवस्था क्या थी, तो वो सारा चीज़, खान पीन व्यवस्था की थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, सारा चीज़ को हम डिटेल्स बात करेंगे। तो आपने एक बात समझा, पाषाण काल के बाद हमारे भारत की जो सभ्यता आया, हड़प्पा सभ्यता आया, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आया। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो थोड़ा कमेंट वगैरह कीजिए। सो कैसा लगा मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए आप लोग, मैं इस पर सोचूंगा। अब आइए, जब वैदिक काल लगभग अंत हो जाती है तो 600 BC के आसपास यहाँ पे बहुत तरह की, जब सनातन धर्म या बहुत तरह की बात होती है तो यहाँ पर धर्म सुधार की बात आती है प्राचीन काल में। और 600 BC के आसपास, 600 BC के आसपास यहाँ पर 16 महाजन का उदय होता है। सुने होंगे 16 महाजन पद, 16 महाजन पद। उस समय जब 600 BC के आसपास हमारे संपूर्ण भारत, जैसे भारत है, ये मान के चलते हैं ये भारत का मानचित्र है, तो ये भारत को कुल 16 भाग में बांटा गया था। जिस तरह से वर्तमान में अभी भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, उसी तरह से 600 BC के आसपास 16 महाजनपद, लाइक आज के समय में हम कह सकते हैं स्टेट, जिस तरह से राज्य होता था, उसी समय 600 BC के समय में 16 महाजनपद होता था। तो आप लोगों को एग्जामिनेशन में यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। जिस प्रकार से यहाँ से भी एक वैदिक सभ्यता से भी एक क्वेश्चन रहेगा और 16 महाजनपद से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस तरह से 16 महाजनपद था, जैसे एक मगध था, लिच्छवी है ना, इस तरह से बहुत सा 16 अंग था, इसी तरह से कौशल, इंद्र, तो ये सब जो महाजनपद था, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये बताइए इस महाजनपद का राजधानी कहाँ था, मगध की राजधानी कहाँ था। तो हम लोग इसको काफ़ी डिटेल्स बताएंगे, हर एक महाजनपद की एक दूसरे से क्या रिलेशन बनता है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और इसी बीच में 1600 महाजनपद के आसपास में ही हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में समझेंगे, स्वामी महावीर के बारे में समझेंगे, स्वामी महावीर के बारे में समझेंगे। यहाँ से भी आप लोग जिस तरह से एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो देखते होंगे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ये किस, इसके माता का क्या नाम थे, पिता का क्या नाम था, वो सब बातें पूछी जाती है। तो काफ़ी डिटेल्स में महात्मा बुद्ध और स्वामी महावीर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 16 महाजनपद हो गया, इसके बाद महात्मा बुद्ध और महात्मा स्वामी महावीर को बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे जो हुआ, ये चैप्टर खत्म होने के बाद धीरे धीरे 16 महाजनपद में से एक महाजनपद होता है जिसका नाम होता है मगध। क्या होता है नाम? मगध। अब यहाँ मगध का उदय हो जाता है, मगध का उदय हो जाता है और आगे चलते चलते मगध का उदय होते हुए अपना शासनकाल चलती है। मगध का जब उदय होता है तो इसमें बहुत सा वंश होता है, बहुत सा वंश होती है जिसके द्वारा मगध का विस्तार होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से तो कभी भी खास करके बिहार के 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और मगध का उदय होता है तो इसमें बहुत तरह की वंश होती है, जिसमें सबसे पहले हर्यक वंश का नाम सुने होंगे, हर्यक वंश पहला वंश पूछा जाएगा। मगध का पहला वंश हर्यक वंश, उसकी शासनकाल क्या है, उसका पहला राजा कौन था, कितने राजा था, कौन कौन राजा क्या क्या काम किया था, कौन सा युद्ध किया था, काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो 16 महाजन के बाद मगध का उदय होती है। 16 महाजनपद में से मगध जो है सारे महाजनपद को अपने अंतर नियंत्रण कर लेता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो मगध का उदय होता है तो इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो कौन कौन सा वंश था उसको देखेंगे। एक मिनट,
तो देखिए इसी क्रम में हर्यक वंश हो गया, इसके बाद दूसरा जो वंश आता है मगध का, शिशुनाग वंश आती है, शिशुनाग वंश। इसके बाद आती है नंद वंश। इसके बाद मौर्य वंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, इस सब का नाम का चर्चा यहाँ पर करेंगे। मौर्य वंश के बारे में बिंदुसार की बात करेंगे, एक है बिंबिसार जो हर्यक वंश के था, अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश के बात करेंगे। तो ये जितने भी यहाँ जो चीज़ आप देख रहे हैं, नंद वंश की बात करेंगे तो महापद्मानंद की बात करेंगे, घनानंद की बात करेंगे। आप लोग यदि पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये नाम सुने होंगे, लेकिन हम लोग यदि सिस्टमेटिक ढंग से इस सबको पढ़ें, एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे तो बहुत ही आसानी से सब चीज़ याद होगी। अदरवाइज हम लोग कहीं कहीं से पढ़ लेते हैं। तो बताइए सम्राट अशोक का पिताजी का क्या नाम था, आप याद कर लीजिएगा, लेकिन क्या ये क्वेश्चन पूछेगा? नहीं। लेकिन हम यदि सिस्टमेटिक ढंग से कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे, कहानी से पढ़ेंगे क्यों ऐसा हुआ, तो आशा करते हैं बहुत ही काफ़ी आसानी से याद हो जाएगी। तो यहाँ आप समझ गए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्न वंश, सातवाहन वंश, ये सब जितने भी देख रहे हैं ये सब मगध का वंश है और इन्हीं के द्वारा मगध का विस्तार हुआ था। और आते आते मगध का जिस प्रकार से उदय होती है उस तरह से इसका पतन भी हो जाता है। तो हम सारा चीज़ समझेंगे। मगध का उदय हो जाती है, इसके बाद आते आते हमारा जो समय होती है लगभग यहाँ पर 800 AD के आसपास पहुँच जाते हैं। इसी बीच में क्या होता है याद रखिएगा, 712 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है, 712 AD। अब हम लोग AD में पहुँच गए। इससे पहला जो भी था BC की कहानी बता रहे थे। अब जब हम AD की बात करेंगे तो AD का मतलब एनो डोमिनी की बात होता है, ईस्वी में आगे। ये था ईसा पूर्व की कहानी। ये सब जैसे अभी महात्मा बुद्ध की बात करेंगे, स्वामी महावीर की बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल की करेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये सब टोटल का टोटल कहानी जो है ईसा पूर्व की है लगभग। लेकिन इसके बाद यहाँ शुंग वंश, कन्न वंश का जो शुरुआत हो जाती है अब वहाँ ईस्वी में हो जाती है। तो ईस्वी में आने के बाद आगे बढ़ता है टाइम। तो 712 AD बहुत ही भारत के इतिहास में कहा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन था। क्या हुआ था, 712 में एक अरब आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। और यहाँ पर याद रखिएगा, यहीं पे भारत पर पहला आक्रमण होता है मुस्लिमों का। पूछा जाएगा इस्लामों का पहला आक्रमण भारत पर कब हुआ था, तो 712 AD में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और ये जब आया तो अभी एक क्षेत्र है पाकिस्तान में, सिंध पर क्या कर लिया, विजय कर लिया। और इसी के साथ क्या होता है, भारत में इस्लाम का उदय हो जाता है। तो यहाँ से देखा जाए 712 AD। इसके बाद यहाँ पर 712 AD के बाद यहाँ पर हम लोग चलेंगे। ऐसा नहीं, देखिए क्या हुआ था, 712 AD में इस्लामों का पूरे भारत पर ऐसा नहीं कर लिया था, इस्लामों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। भारत के जब मैप में देखेंगे था दोस्तों, इस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। देखिए ये हमारा भारत का मानचित्र है। ऐसे देखेंगे तो यहाँ हमारा एक क्षेत्र है पाकिस्तान। एक समय था जो ये पाकिस्तान जो था ये भारत का हिस्सा था। और यहाँ से अरब से मोहम्मद बिन कासिम आया और यहाँ पर अटैक करके ये जो सिंध प्रांत वगैरह क्षेत्र जो है, मुल्तान वगैरह जो क्षेत्र है, उसको कब्जा कर लेता है। लेकिन हमारा इधर का संपूर्ण भारत अभी कब्जा मुक्त है, यहाँ कब्जा नहीं किया गया था। तो यहाँ पर राजपूत वंश का या राजपूत काल का यहाँ पर शासन चल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है जो हम कह देंगे 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, सिंध पर विजय हो गया तो पूरे भारत पर कब्जा हो गया। नहीं, भारत के कुछ हिस्से पर इन्होंने कब्जा जरूर कर लिया। और कब्जा करने के बाद फिर वहाँ से लौट जाता है मोहम्मद बिन कासिम और उसका सैनिक लोग। और इस बीच में अगला आप कहानी समझेंगे। 712 AD के बाद एक समय आता है 800 AD से लेके गौर कीजिएगा 1200 AD। अब यहाँ पर सुनिएगा 400 साल की कहानी है। इस काल को कहा गया राजपूत काल। राजपूत काल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुने होंगे चौहान वंश, चौहान वंश है, परमार वंश है। ये सब वंश भारत में
अपना कार्य किया, अपना शासन व्यवस्था को काम किया। और दूसरी तरफ यहाँ मोहम्मद बिन कासिम, अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण होता है। और यहाँ पर ये लोग दोनों तरफ से, इधर से ये लोग अपनी कोशिश करता है मेरे भारत को बचा के रखूं, और ये लोग भी इधर से कोशिश करता है भारत में घुसने का प्रयास करता है। और उसी बीच में हमारा 400 साल तक ये कहानी चलती रहती है। बहुत बार युद्ध हुआ, कभी ये पीछे हट जाता था, कभी ये पीछे हटता था, कभी युद्ध होता था। और इसी किले में 400 सुने होंगे जो भारत पर आक्रमण किया गया था बहुत सा बार, सोमनाथ मंदिर वगैरह पर जो किया गया था इसके द्वारा, अफ़गानिस्तान के आके सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, उस पर आक्रमण किया गया था। तो बहुत बार इस पर कब्जा करने की कोशिश किया, धन वगैरह भारत से लूटने की कोशिश किया गया, इसी बीच में हुआ था। लेकिन यहाँ के बहुत से राजा ने इसको विरोध भी किया, और इसका आगे चल के बहुत सी बातें होती है। चलते चलते सुने होंगे 1200 AD, और यहाँ आते आते यहाँ पर तुर्कों का भारत में विकास होता है। और अब आइए आगे की कहानी समझते हैं। लगभग हमको लगता है सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब आइए 1200 की बात करते हैं, जो कि आप यहाँ से मोटा मोटी देख लिया जाए। गौर से दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे, हम 1 मिनट इस पर बात करते हैं। तो अभी हम लोग देखा जाए, देखिए थोड़ा स्लो काम कर रहा है। देखिए तो मोटा मोटी जो अभी मैंने आपको बताया, सभी बच्चे देखेंगे। तो ये जितना भी था हमारा एक सिस्टमेटिक ढंग से प्राचीन यहाँ से लेके और यहाँ तक प्राचीन भारत का इतिहास को हम लोग, इतना चीज़ हम लोग मोटा मोटी, इसमें भी बहुत कुछ है, इसको देखेंगे। तो ये हमारा जो सिलेबस हुआ और ये जो परिचय हुआ 30 लाख BC से लेके और 1200 AD के आसपास, ये जो हमारा इतिहास है वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इसको देखा जाता है। लेकिन अब हम लोग बात करें, या कभी कभी कोई बुक 712 AD तक ही चर्चा किया है, प्राचीन इतिहास तक मतलब। और इसकी एक विशेषता में चर्चा ये करना चाहता हूँ, सो देखने की कोशिश करेंगे। 30 लाख यानी प्राचीन इतिहास से लेके और 712 AD के बीच में भारत पर जितना भी शासक था, गौर से सुनेंगे, वो एक प्रकार की विशेषता के रूप में बता रहा हूँ, सनातन धर्म का कंट्रोल था, सनातन धर्म का वर्चस्व था। इसके बीच में भारत पर जितने भी शासन व्यवस्था किया, जितने भी शासक हुआ, खास करके प्राचीन भारत में वो हिंदू शासक हुआ करा, हिंदू शासक ने नियंत्रण करके रखा। लेकिन आगे चलकर मैं अब अगले टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ, गौर से सुनेंगे। आइए एक मिनट, था स्लो काम कर रही है, इसको मैं कोशिश करूँगा, कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो इसको देखेंगे। अब देखिए, अब देखिए, अब जिस तरह से 1200 हो गया तो एक समय आता है यहाँ पर, याद रखेंगे 1206 में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाता है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे, एक व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने ही इसको दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है 1206, और 1206 से लेके यहाँ पर 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और यहाँ से कहा गया दिल्ली सल्तनत से लेके 1206 से लेके, इसमें टोटल 5 वंश होता है, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश होता है, और लेके दिल्ली सल्तनत कहाँ से कहाँ तक चलती है तो कभी कभी पूछा जाता है 1526 पूछा जाएगा। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर
1526 तक, ये हो गया आपका 1526। 1526 जानते हैं आप लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। यानी यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है 1206 में, और 1206 से लेकर 1526 लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो 320 साल, इस बीच की कहानी को 320 साल, इस कहानी को हम लोग कहते हैं, और इस वंश सल्तनत को कहते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुआ था। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश। तो देखिए 800 से लेकर 1200 के बीच में राजपूत काल को माना गया है, हम इसके बारे में भी काफ़ी इतिहास अच्छा से समझेंगे। और 1206 से लेकर 1526 तक इस समय में भारत में जो था वो दिल्ली सल्तनत था। और 1206 से लेके, आज याद रखेंगे, 1526 से लेके 1206 से लेके आगे और बढ़ेंगे हम लोग, और बढ़ते हैं, और एक समय आती है 1707, याद रखेंगे 1707। इसे कहा गया मध्यकालीन, इसे कहा गया मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। यहाँ पर हम लोग 1206 से लेके, या हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको भी हम रख सकते हैं, कोई बुक ऐसा भी लिखा है 712 AD से लेकर और 1707 AD तक, 1707 AD तक इस काल को कहा गया मध्यकालीन इतिहास भारत का। और इसको हम लोग मध्यकालीन इतिहास को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक भाग जो हो गया यहाँ से लेके, फर्स्ट टाइम यहाँ से जब बात करेंगे तो इसको दिल्ली सल्तनत कहा गया, इसको दिल्ली सल्तनत कहा गया। और जो दूसरा पार्ट है ये वाले, उसको कहा गया मुगल काल, मुगल काल, मुगल काल। तो यहाँ पर इस बात को थोड़ा समझिए। पहले हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से 1206। 1206 में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत, मतलब ये लोग एक प्रकार का तुर्क मुसलमान होते हैं, तुर्क मुसलमान होता है, जो भारत में आके अपना साम्राज्य को स्थापित करता है। अब बहुत बड़ी बात है, इससे पहले जो भी थे हमारे भारत के मूल निवासी थे, वो यहाँ पर अपना साम्राज्य को विस्तार किया, लेकिन 1206 के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाता है, और ये एक प्रकार की तुर्क मुसलमानों के द्वारा स्थापना किया गया था। अब यहाँ पर तुर्क मुसलमानों की स्थापना के साथ यहाँ इसको 2 भागों में मैंने डिवाइड किया। 1206 से लेके यहाँ पर 1526 तक हुआ वो दिल्ली सल्तनत हुआ, और 1526 से लेके 1707 तक था वो मुगल काल हुआ। तो दोनों की स्थिति और परिस्थिति अलग था, लेकिन दोनों जो थे धर्म इस्लाम धर्म को मानने वाला था, दोनों का दोनों इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, इस्लाम धर्म के मानने वाला था, मानने वाला। लेकिन दोनों की स्थितियां अलग अलग, दोनों की स्थितियां अलग। अब यहाँ पर देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो मैंने अभी बताया था दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुआ है, 5 वंश। सभी को नोट करते जाइए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुआ है। तो कुल 5 वंश को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या था, तो याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुआ था। अब यहाँ पर पूछा जाता है नंबर 1, याद रखेंगे, एक था गुलाम वंश, सभी बच्चे नाम सुने होंगे, गुलाम वंश। दूसरा जो बना था वो खिलजी वंश था, खिलजी वंश। इसी में नाम आएगा बलबन का नाम आएगा, इसी में बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा, बहुत सा ऐसा आराम शाह का नाम आएगा। खिलजी वंश जाम के नाम से अलाउद्दीन खिलजी का नाम आएगा। ये सब बहुत तरह की नामें आएगी जो कि काफ़ी डिटेल। लेकिन एक बात क्लियर होना चाहिए, इसका शासनकाल कब से कब था। तो आप लोग को एक कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट क्या करना है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो पहले दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुआ था, जिस प्रकार से मैंने आप लोग को इधर मैंने बताया था। सो मगध में भी ढेर सारा वंश था, हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, मौर्य वंश था, शुंग वंश था, कर्ण वंश था, सातवाहन वंश था।
उसी तरह से जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में भी यहाँ पर मुख्य रूप से 5 वंश था, मुख्य रूप से वास्तविक में 5 वंश था, जिसका नाम पहला वंश पूछा जाएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश तो गुलाम वंश कहेंगे। दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश जो हुआ था वो आपको खिलजी वंश हुआ था। तीसरा जो हुआ था वो तुगलक वंश था, तुगलक वंश। इसके बाद चौथा जो था वो सैयद वंश था, सैयद वंश। और लास्ट में जो था वो लोदी वंश था, लोदी वंश। तो दोस्तों एक कमेंट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यदि पूरा वीडियो देख रहे होंगे, यदि कमेंट किए हैं तो हम समझेंगे आपने पूरा वीडियो देखा है। तो कमेंट क्या करना है, एक क्वेश्चन ये करना है, सो बताइए इन 5 वंश में एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछा जाएगा गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में तो कौन सा वंश आया, तो खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश आया था, तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश के बाद कौन आया था, सैयद वंश आया था। और लास्ट में लोदी वंश आया था। आपको कमेंट ये करना है। सो बताइए दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन था और कब तक किया था, कब से कब तक किया था वो आपको बताना है। दूसरी बात, दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो कम से कम 50 शासक हुआ है, इसमें 5-7-10 गो हुआ है, इसमें 5-7 गो हुआ है, इसमें 2-4-5 ऐसे ही कर करके देखा जाए तो 50 राजा हुआ है दिल्ली सल्तनत में, अलग अलग वंशों का। तो आपको ये बताना है तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सा शासक सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कितना इंटरेस्टिंग मैं बना रहा हूँ, और आप लोग इसको बड़ा पहले रटने की कहीं से कहीं पढ़ लेते थे, तो वो पढ़ना नहीं है। आपको सारे चीज़ को बहुत ही एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको पढ़ना है, तभी जाके समझ में आएगा। तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना जो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और यहाँ पर ये चीज़ समझ गए। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा, अंतिम वंश जो हुआ लोदी वंश। अब क्या होता है आगे चल के, लोदी वंश का जो अंतिम राजा होता है वो इब्राहिम लोदी होता है। कौन होता है, इब्राहिम लोदी। और आगे चल के इब्राहिम लोदी, और दूसरी तरफ मुग़ल काल का जो संस्थापक होता है वो बाबर होता है। दोनों के बीच एक युद्ध हो जाती है, दैट इज कॉल्ड पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। और इस युद्ध में बाबर विजय हो जाता है, और इसी के साथ क्या होता है, मुग़ल वंश की शुरुआत हो जाती है, मुग़ल काल की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ मुग़ल काल की बात करेंगे तो इसमें भी अच्छे शासक हुए। 1526 से लेके 1707 तक कुल 6 शासक हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन शासक हुए हैं। 6 शासक हुआ है, याद रखेंगे। और अपने बेहतरीन शासक तो नहीं किया जा सकता, कुछ 1-2 शासक ऐसा शासक भी था जिसे क्रू शासक भी कहा गया है, और भारत की सांस्कृतिक को बचाने की भी कोशिश किया है। और कुछ शासक ऐसा भी हुआ जो भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति को बदलने की भी कोशिश किया गया था। तो हम ये बात है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स बात करेंगे। लेकिन मुग़ल काल की ओर जब चलेंगे तो यहाँ 6 शासक महत्वपूर्ण होता है, उसकी बातें चर्चा हम लोग करें। तो सबसे पहली बात करें, एक में 6 शासक में सबसे नंबर 1 जो था बाबर, याद रखिएगा। मुग़ल काल का जो संस्थापक था वो बाबर था, पूछा भी जाता है। सब बताइए मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। और बाबर का जो पुत्र था वो एक प्रकार को हुमायूं था, हुमायूं था दूसरा शासक। तीसरा हुमायूं का जो पुत्र था वो अकबर बना था। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। अकबर के बाद जो बना था वो जहांगीर बना था, जहांगीर। और जहांगीर का जो पुत्र है वो शाहजहां है, और शाहजहां का पुत्र जो है वो औरंगजेब है। तो कभी कभी आपसे ये सब का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइए मुग़ल काल का कुछ शासक का नाम ऐसा बताइए जो एक सीरियल क्रम, देखिए हम लोग को पढ़ने का एक अच्छा तरीका वही होना चाहिए जो एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। कहीं कहीं से देखिए, जैसे आपने यहाँ पर एक सिस्टमेटिक ढंग से आप 6 शासक का नाम याद रखेंगे तो कितना क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए गौर सुनिएगा, बाबर का पुत्र का नाम हुमायूं, हुमायूं का पुत्र का नाम अकबर, अकबर का पुत्र का नाम जहांगीर, जहांगीर का पुत्र का नाम शाहजहां, शाहजहां के पुत्र का नाम औरंगजेब, औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां, शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर, जहांगीर के पिताजी का नाम अकबर, अकबर के पिताजी का नाम हुमायूं, हुमायूं का पिताजी का नाम बाबर, या बाबर का पोता का नाम अकबर, अकबर का दादा का नाम बाबर। बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है। तो यदि ये आप सिस्टमेटिक ढंग से याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और
जब मैं इसकी डिटेल्स बात करूंगा, जब मुगल काल पढ़ाऊंगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, तो एक एक शासक के बारे में सारी डिटेल्स बात करेंगे। उसकी व्यक्तिगत क्या था, उन्होंने क्या क्या राजनीतिक बदलाव किया, क्या चीज़ का स्थापना किया, उन्होंने उसके समय में क्या चीज़, कौन सी मकबरा का स्थापना हुआ, कौन सा स्थापत्य का निर्माण करवाया था। जैसे जानते हैं शाहजहाँ ने दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किया था, शाहजहाँ ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किया था। तो बहुत तरह की बात है, इसलिए शाहजहाँ को स्थापत्य का जनक कहा जाता है। जहांगीर कला की दृष्टि से, चित्रकला की दृष्टि से काफ़ी विख्यात था, बहुत बड़ा चित्रकार भी था, इसलिए जहांगीर को मुगल काल का बहुत ही जनक माना जाता है, बहुत ही योगदान माना जाता है। तो वो सब चीज़ें देखेंगे। आइए अब क्या होता है 1707 में, गौर से सुनेंगे। 1707 में क्या होता है, आप देखिए सभी बच्चे, थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर बनेगा लेकिन इंटरेस्टिंग बनेगा, बहुत सा नॉलेज बढ़ेगा। क्या ये थोड़ा लंबा वीडियो तो है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था, सो क्लास थोड़ा लंबी होगी, लेकिन घबराना नहीं है। 1 मिनट, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग एकदम, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग एकदम पूरे तरह से बने रहिए। हम यदि खड़ा हैं आप लोग को वीडियो बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो आप लोग बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ने के लिए तो हम लोग कहीं से कहीं चले जाते हैं, और आपको एक अच्छे क्वालिटी का वीडियो मिला हुआ है, पढ़ा रहे हैं, तो फिर भागते क्यों हैं? चलिए पढ़िए, यहाँ आइए। तो देखिए 1707 में क्या होता है, एक घटना याद रखिएगा। इस 1700 आगे मैं बढ़ रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ। 1707 में याद रखिएगा, ये 1707 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु पूछा जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये बात बताइए, देखिए हम लोग याद रखेंगे, कहा गया है, एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए क्या सिस्टमेटिक ढंग पढ़ने का तरीका होता है, ये चीज़ पढ़ाने का मुझे क्या कारण था। एक बात बताइए आप यहाँ पे, हम लोग जानते हैं भारत में सबसे पहले यदि भारत को खोज किसने किया था समुद्री मार्ग के माध्यम से, तो हम लोग का आंसर होता है पुर्तगाल का एक यात्री था वास्को डी गामा। वो 1498 में आया था। तो 1498 में आया था। और हम जानते हैं बाबर जो है मुग़ल वंश की जो स्थापना किया था 1526 में, और ये आया था 1498 में। तो आप ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर बताइए वास्को डी गामा जब भारत आया था, उस समय भारत में या दिल्ली में कौन सा वंश था और उसका कौन सा शासक था? तो याद रखिएगा, पूछा जाए तो कहिएगा लोधी वंश। वास्को डी गामा जब आया था भारत में, उस समय दिल्ली के शासन व्यवस्था जो है, दिल्ली सल्तनत चल रहा था, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोधी वंश चल रहा था। और को लोधी वंश में भी 3 शासक महत्वपूर्ण हुआ है, याद रखिएगा। एक जो था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश का संस्थापक था और पहला शासक था। और लोधी वंश के बहलोल लोधी था, और बहलोल लोधी का बेटा जो था वो सिकंदर लोधी था, और सिकंदर लोधी का बेटा था वो था आपका इब्राहिम लोधी। तो आपको फिर एक कमेंट में एक आंसर हम आप लोग को बताना, ठीक है। वास्को डी गामा जब आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश था, लेकिन लोधी वंश में भी 3 शासक मैंने बताया, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो बताइए तीनों में से कौन सा राजा उस समय प्रेजेंट था दिल्ली में जिस समय वास्को डी गामा भारत आया था? आपका ये कमेंट बॉक्स में है, जरूर आंसर डालिए। अब आइए एक तरफ हम लोग देख लिए, अब हमारे पास लोधी वंश के समय में ही भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन हो चुका है, क्योंकि यूरोपियन कंपनी का आगमन पहली बार पुर्तगालियों ने आया था 1498। उस समय भारत में लोधी वंश है, दिल्ली सल्तनत चल रहा है। अब आइए दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात करेंगे, क्योंकि हम लोग तो पूर्ण रूप से गुलाम जो हुए थे, हम लोग के भारत का औपनिवेशिक रूप से बनाया था वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। और उस समय हमारे भारत में जो शासक था वो अकबर था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय
या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो भारत में आगमन हुई वो उस समय मुगल काल चल रहा था। लेकिन आगे हम ये भी पढ़ेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की तो स्थापना हो गई 1600 में, लेकिन हम जानते हैं कैप्टन हॉकिंस ने 1609 में 8-9 में जहांगीर के दरबार में आया था, और जहांगीर के ही समय में उन्होंने अनुमति प्राप्त कर लिया था व्यापार करने की। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हम बात करेंगे तो वहाँ अकबर जहांगीर के दरबार की बात करेंगे। अकबर के नाम से एक पत्र लेके आया था कैप्टन हॉकिंस, वो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। तो उसकी भी हम चर्चा अभी करेंगे। और जहांगीर ये सब के समय में आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हो जाती है, और औरंगजेब के साथ ये भी पूछा गया है, बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सबसे पहली बार झड़प किस मुगल शासक के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। औरंगजेब ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों से जजिया कर वसूला था। तो हम लोग इसकी एक तरफ ये भी अपना शासन चला रहा है, दूसरी तरफ हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपियन कंपनी का भी धीरे धीरे आगमन हो रही है। तो एक तरफ मैंने देखा मध्यकाल में ये सब आ रही है, अब दूसरी तरफ हमारा जो विस्तार हो रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी हो रहा है, यूरोपियन कंपनी का भी हो रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं 1707। अब होता क्या है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसका एक बेटा रहता है बहादुर शाह प्रथम। अब ये 1707 के बाद याद रखेंगे, 1707 से लेकर एक टाइम जरूर याद रखेंगे आप लोग, 1707 से लेकर 1857, कोई इतिहास कहता है 1862। इस काल को हम लोग उत्तर मुगल काल कहते हैं। जिस तरह से वैदिक काल को मैंने बताया था पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसी तरह से मुगल काल को मैंने 2 भाग में बांटा। मुगल जो काल था, याद रखिएगा, हमसे मुगल काल पूछा जाए तो 1526 से लेकर 1757 या 1862 1857 में क्या हुआ था? मुगल वंश समाप्त हो गया था। मुगल वंश की समाप्ति पूछा जाएगा, मुगल वंश की समाप्ति कब हुई थी ये। और मुगल वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, इसकी मृत्यु हुई थी। तो मुगल वंश की समाप्ति, तो यहाँ क्या हुआ था 1862 में? तो यहाँ पर बहादुर शाह, इसको द्वितीय भी कहते हैं या बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, इसकी मृत्यु हुई थी। इसी के साथ क्या होता है, पूरे के पूरे भारत से मुगल वंश की समाप्ति हो जाती है। यानी यहाँ पर 1857 में मुगल वंश की शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने। जैसे हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति आई थी। तो 1857 की क्रांति जब हुई थी तो अंग्रेजों ने यहाँ जो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, उसको कैद कर लेता है और म्यांमार के किसी रंगून जगह पर जाकर उसको छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ भारत में मुगल वंश की समाप्ति हो जाती है, मुगल वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और 1862 में जाके बहादुर शाह जफर की भी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हम जब देखें 1707 से लेकर 1857 तक, यहाँ पर क्या होता है, औरंगजेब ने पूरे भारत में मुगलों का काफ़ी विस्तार कर दिया था। पूछा भी जाता है, बताइए मुगल का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पर औरंगजेब के समय में हुआ था, क्योंकि औरंगजेब एक अच्छे क्रूर शासक था, वो गलती देखना नहीं चाहता, अंग्रेजों को अपने शासन व्यवस्था में कंट्रोल करके नियंत्रण करके रखा हुआ था। लेकिन आगे चल के जिनके ही खानदान के, औरंगजेब के ही खानदान के जो अगला शासक 12 होता है, जिसको हम उत्तर मुगल काल कहेंगे, वो 12 शासक कह सकते हैं अपने राज्य और साम्राज्य को इतने सुंदर तरीक़ा से नहीं रख पाया जितना ये 6 शासक ने रखा। और यहाँ क्या होता है उत्तर मुगल काल में, तो यहाँ समझेंगे उत्तर मुगल काल जो होता है वो लगभग आपका 1707 से लेके 1857, लगभग मोटा मोटी 150 साल तक चलता है। और इस बीच में क्या होता है, इसमें कुल 12 शासक होता है। आप लोग इसका सिस्टमेटिक ढंग से 12 शासक का नाम जरूर सिस्टमेटिक ढंग से याद रखेंगे, क्योंकि इधर 6 याद रखेंगे, इधर 12 शासक होता है। लेकिन यह शासक बहुत कमज़ोर होता है, अंग्रेज़ों के सामने टिक नहीं पाता है,
ये सब तो अपने अंग्रेज़ों को बांध के रखा हुआ था, नियंत्रण करके रखा होता है, लेकिन उत्तर मुगल काल के जो कुल 12 शासक होता है उसी खानदान के लोग होते हैं, वो धीरे 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 कमज़ोर होती है और अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ जाती है। तो उत्तर मुगल काल में क्या होता है, मुगल साम्राज्यों का पतन होती है, एक तरफ पतन होती है और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों का, या हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ जाती है। मतलब क्या, मुगल का पावर कमज़ोर हो रही है, मुगल की शक्ति कमज़ोर और ईस्ट इंडिया की शक्ति का बढ़ोतरी हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होती है, आगे हम बात करेंगे। मुगल वंश की समाप्ति हो गई। अब आइए हम लोग बात करते हैं अगले रिव्यू पे। ये बातें अब हो गए, एक तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक मुगलों का हेरा फेरी था। अब आइए हम बात करते हैं दूसरी तरफ। आइए हम लोग और करते हैं, आप लोग सभी को नोट करते जाते होंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आज आपको समझना है, मैं पहला ही कह दिया था शुरू में, संपूर्ण भारत को, इतिहास को मैं एक सवा घंटा में ख़त्म करूंगा। तो हमको पहले ही आपको बोले थे, आपको सीखना है तो बने रहिए। यदि इसको स्किप कीजिएगा तो फिर तो नहीं सीख पाइएगा दोस्तों। आप थोड़ा इसको देखिए, समझिए। मैं बहुत ही, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझाने का, मैं समझा रहा हूँ। इसमें भी कुछ कमी होगी तो फिर हम जब डिटेल्स बात करेंगे ना, तो आप पूरे तरह का सीखेंगे। ऐसा एक भी नहीं है जो कंटेंट आपसे छूट जाएगी, सब याद रहेगा। इतिहास को पढ़ने के लिए सालों लगा देता है बच्चे लोग, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आता है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। लेकिन ये एक सवा घंटा का वीडियो आपका पूरे का पूरे इतिहास को खोल के रख देगा। समझिए पहले। आइए अब हम देखिए दूसरी तरफ। आइए हम दूसरी तरफ की बात करें तो क्या मामला है, सो समझने की कोशिश करेंगे। आइए, थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर हो रही है, टेंशन लेने का नहीं, देने का। आइए अब हम चलते हैं थोड़ा दूसरी ओर। अब हम लोग आधुनिक काल की ओर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग तीसरा जो स्टेज है, एक तरफ देखिए, तीसरा स्टेज जो है भारत में बात करें तो यहाँ मुगल वंश चल रही है। मुगल वंश का शासन है। मुगल वंश का शासन मुख्य रूप से जो था, तो याद रखिएगा 1526 से लेके आपको 1707 मुख्य रूप से। और यहाँ पर भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन होना शुरू हो गया। यूरोपियन कंपनी का आगमन, भारत में यूरोपियन कंपनी का जो आगमन हुआ है वो हुआ है 1498। गौर से सुनेंगे। मतलब कि मुगल वंश के से पहले ही, जब हमारे भारत में बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध, आज हम लोग इतना ही क्लास में रखते हैं क्योंकि थोड़ा लाइट कट जाने के कारण हम वहाँ से आगे की क्लास बहुत जल्दी देना है। थैंक यू वेरी मच।